हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ मैं आपको टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, जिसके वजह से पूरा का पूरा टॉपिक ही आपका क्लियर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, तो अंत तक वीडियो जरूर देखे जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट सुनामी वेव्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। सुनामी वेव्स के बारे में ए और बी जो स्टेटमेंट दिया है वो देखना है आपको, सही है या गलत है। ओके, अब सही है या गलत है वो हम कैसे पता कर पाएंगे, जब हमारे पास पूरी नॉलेज होगी सुनामी वेव्स के बारे में, राइट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया है कि जो सुनामी वेव्स जो आते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से नहीं आते हैं। और सेकंड जो दिया है ऑप्शन आपको कि सुनामी जो है ना आते वक्त जो समुद्र का तो जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ से पानी जो है ना बहुत जल्दी पीछे चला जाता है। मतलब कि समझ लो समुद्र का पानी यहाँ तक है, बट जब सुनामी आने वाला रहता है ना तो पानी पूरा यहाँ से पीछे चला जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। ओके, तो क्या ये बात है? तो दोनों में से कौन सा सही है वो हमें ढूंढना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सुनामी क्या होती है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो सुनामी क्या होती है, सबसे पहले वेव्स क्या होते हैं। देखिए, तो जब हम लोग ना पानी में बॉल डालते हैं तो बॉल जो होती है वो कैसे पानी के साथ तैरने लग जाती है, राइट। तो जब समुद्र में क्या होता है, बार बार पानी उठता है और गिर जाता है, बार बार पानी उठता है फिर गिरेगा, उसे क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है। आपको पता ही होगा ना वेव्स क्या होती हैं। जो जैसे आप इस ड्राइंग में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वेव्स है, पानी है वो उठता है और गिर रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है। ओके, इसके बाद तूफ़ान के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है। आपने भी देखा ही होगा जब तूफ़ानें आती हैं तो बहुत ज़ोर से हवाएं चलती हैं। जितनी ज़ोर से हवा चलेगी ना उतने ही जो वेव्स होते हैं ना उतने ही ज़ोर से आती हैं, उतनी ही बड़ी बड़ी वेव्स आती है। ओके, भूकंप, ज्वालामुखी और जल के नीचे फिसल जाने के कारण समुद्र में क्या होता है, अत्यधिक विस्थापित होता है। मतलब कि समुद्र में क्या होता है, सुनामी उत्पन्न होती है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर तो हमें मिल चुका है कि फर्स्ट सही है या गलत है। यहाँ पे लिखा है कि समुद्र में जो सुनामी आती है उसका मुख्य कारण क्या है, भूकंप भी है और वॉल्केनिक इरप्शन भी है, जिसे हिंदी में ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। और ज़मीन के नीचे जो भूस्खलन हो जाती है उसके कारण भी सुनामी आ जाती है। तो क्वेश्चन क्या था फर्स्ट वाला, क्या ज्वालामुखी की वजह से सुनामी नहीं आती है? तो आती है, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बी वाला देखते हैं। तो देखिए सुनामी क्या होती है कि जब ना 15 मीटर की ऊंचाई तक उसकी तरंगे उठती है ना, उसे सुनामी कहते हैं। देखो जैसे कि जो वेव्स होती हैं वो तो डेली ही आती हैं, राइट। जो वेव्स होती हैं डेली ही आती हैं, बट अगर जो वेव्स 15 मीटर तक ऊंची जा रही है, 15 मीटर तक अगर वो ऊंची जा रही है तब उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और जब सुनामी आई थी 2004 में तो उसका जो रफ्तार जो था ना वो कितना था, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 700 किलोमीटर की स्पीड में वो आ रही थी। ओके, तो 2004 में सुनामी आई थी, आप लोग जानती हो। जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। ओके, जैसे कि अंडमान हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, वहाँ पे जो आइलैंड है इंदिरा पॉइंट वो तो डूब ही गया था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे जो पृथ्वी तांडव करती है ना, जो सुनामी आती है किसकी वजह से आती है, तो ये जो 2004 में 26 दिसंबर के दिन जो आई थी सुनामी, उसके बारे में स्टोरी बताई गई है कि वो कैसे आई थी। ओके, तो ये जो आई थी किस में आई थी, हिंद महासागर मतलब कि इंडियन ओशन में आई थी। ओके, और जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा विनाश भी हुआ था। ओके,
तो ये जो तरंगे जो सुनामी आई ना वो भूकंप का परिणाम थी। उसके ही थोड़े से पास में सुमात्रा नाम का एक प्लेस है, सुमात्रा, वहाँ पे 9 रिक्टर स्केल में क्या आया था, भूकंप आया था। जब भी भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो फिर सुनामी आने की पूरी संभावना होती है। तो जो भूकंप आया ना सुमात्रा में, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा बर्मा प्लेट है ना, ओके, वो क्या हो गया, नीचे धंस गया। नीचे धंसने की वजह से क्या हुआ, समुद्र का जो नीचे वाला प्लेस है ना, वो एक जगह पे पूरा खाली हो गया, मतलब वहाँ पे पूरा गड्ढा हो गया। गड्ढा होने की वजह से क्या हुआ, पूरा पानी ना इस तरफ ही बहने लगा, इस तरफ ही बहने लगा। अब बड़ा सा पत्थर जो है अगर ज़मीन में समझ लो घुस जाएगा, तो फिर पानी का बहाव जो है वो तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ऐसा ही हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, सुनामी आई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और अगर हम लोग ना प्रशांत महासागर की बात करें, मतलब कि पैसिफिक ओशन की बात करें, तो उसमें ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जो पहले से ही बता देते हैं कि वहाँ पर सुनामी आने वाली है। बट जो हमारा इंडियन ओशन है ना, उस वहाँ पे ऐसी कोई भी प्लेट्स नहीं है जिसकी वजह से भूकंप आए। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि बर्मा प्लेट ही अंदर धंस गई, जिसके वजह से सुनामी जो है ना वो आई है। और फिर जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो हमें पहले से इन्फॉर्मेशन दे दे कि भूकंप आने वाला है। और थोड़ी बहुत अगर अवेयरनेस भी रहे ना हमें सुनामी के बारे में, तो भी क्या हो जाता है, जो इंसान है उनकी जान बचाई जा सकती है। ओके, तो जो भी कहाँ आया था, इंडियन ओशन में आया था, राइट। तो इंडियन ओशन के आसपास के जो भी स्टेट्स है, जैसे कि यहाँ इस तरफ जो भी है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। बहुत लोगों की जान भी चली गई थी। कितनी, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसका ये कारण भी है कि उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। ओके, और क्या नॉलेज नहीं था कि जब भी सुनामी आने वाली होती है तो इसका प्रथम संकेत ये होता है कि कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में जो पानी होता है ना वो तेज़ी से कम होने लग जाता है। पानी जो है ना एकदम पीछे चला जाएगा और फिर खतरनाक वाली वेव्स आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था। पानी जो है बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था और लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। वो लोग क्या करें, अपना घर वर छोड़ के ना पानी देखने को चले गए, और जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्शकों की भीड़ लग गई। और जब पानी ने उछाल मारना स्टार्ट किया, जब एक बार ही पानी आया 700 किलोमीटर की स्पीड में, तो बहुत सारे दर्शकों की मृत्यु हो गई। ओके, तो देखिए ये हमारा सेकंड ऑप्शन था कि पानी जो है तटीय क्षेत्र से दूर चला जाता है। तो यस, मतलब कि ए जो है वो गलत है, बी जो है हमारा सही है। तो चलिए टिक लगा लेते हैं। ए जो है हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकती है, जो कि गलत है, ज्वालामुखी से भी आता है। तो ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आप इस प्रकार की ही वीडियो चाहते हैं, क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं सिंपल सा आपको PYQ ही लेके आऊँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत शामिल किया जाना चाहिए विकास के सिद्धांत में। ओके, तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। यस, पृथ्वी में जितनी भी जिंदगी एग्जिस्ट है उनकी क्या करना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए, तो सही है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लेना चाहिए। सही बात है, हर एक पर्सनल इंडिविजुअल इंसान को पर्यावरण के प्रति एक अलग व्यवहार होना चाहिए। हर एक जो इंसान है वो अवेयर होना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, अभ्यास की ज़रूरत भी होनी चाहिए। हमेशा साल में 1-2 बार उसे अवगत करवाना चाहिए पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम उपयोग बंद कर देंगे तो फिर हम लोग खुद भी नहीं जी पाएंगे और हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। राइट, जैसे कि पानी भी एक नेचुरल ही मतलब क्या है,
नेचुरल रिसोर्स है, फिर जो सॉल्ट है वो भी नेचुरल रिसोर्स ही है, तो उसके बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, यस। तो ए बी एंड डी इज़ द करेक्ट। तो देख लेते हैं ए एंड बी डी कहाँ पर है, फोर्थ वाला। तो ए बी डी इज़ करेक्ट। इसका मुझे एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं मिला, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। जिसके इसके आंसर्स मुझे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराती जाऊँगी, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स आर करेक्ट। मिनरल्स के बारे में कौन सी बात सही है, ओके। खनिज के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है, वो आपको बताना है। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। माइका एंड द क्रोमाइट आर नॉन फेरस मिनरल्स। Minerals lying at shallow depth are taken out through open cast mining. Minerals are a non-renewable resources. तो ये चारों में से कौन सा कथन सही है, वही सही वाला हमें ढूंढना है। बट कैसे ढूंढेंगे, जब हमारे पास सही आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको आंसर करवा देती हूँ। टॉपिक वाइज जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। और फिर एग्ज़ाम में तो यही होता है ना कि टॉपिक के रिगार्डिंग, जो टॉपिक एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे होते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक कर लोगे आप लोग तो कोई भी क्वेश्चंस अगर आएगा तो आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें एक केमिकल कंपोजिशन में मिलते हैं। मतलब ये एक नेचुरल चीज़ होती है और उसके अंदर उसके पास क्या होता है उसका खुद का एक मतलब एक आइडेंटिटी होती है, ओके। उसका खुद का एक केमिकल कंपोजिशन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, मिनरल कहा जाता है, ठीक है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। तो देखिए जो मिनरल्स है ना वो पूरे स्पेस में फैले हुए नहीं हैं, कोई ही जगह है जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, ओके। और वो कौन से फॉर्म में होते हैं, रॉक फॉर्मेशंस में ही होते हैं। मतलब उसके साथ में मतलब पत्थर में ही मिलेगा आपको। जैसे कि गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड भी हमें एकदम डिज़ाइन शेप में नहीं मिलता, वो एकदम पत्थर की तरह ही मिलता है। और उस पत्थर के अंदर उसमें बहुत सारी मिट्टी भी होती है और बहुत सारा सोना भी होता है। फिर इसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है, गोल्ड को अलग किया जाता है और इसके बाद जो मिट्टी होती है उसको अलग किया जाता है, उसके बाद गोल्ड बनता है, ओके। तो उस जितने भी मिनरल्स होते हैं ना वो रॉक फॉर्मेशंस में ही होते हैं। सम मिनरल्स जो होते हैं ना वो ऐसे एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर इजीली नहीं पहुँचा जा सकता, जैसे कि आर्कटिक ओशन एंड एंटार्क्टिका, वहाँ पे भी कुछ मिनरल्स मिलते हैं, ओके। और ऐसे जगह पे इजीली नहीं पहुँचा जा सकता है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। जो मिनरल्स होते हैं ना वो हर एक जगह पे अलग अलग जोग्राफिकल इन्वायरमेंट से बनते हैं और डिफरेंट कंडीशन से भी बनते हैं, ओके। जैसे कि कर्नाटका में कोयले की खदान है, राइट। तो इसके लिए हर एक एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मिनरल्स पाए जाएंगे, ओके। देखो दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो हमें ये क्वेश्चन तो मिल गया, ये वाला ऑप्शन तो दिया हुआ था। जो मिनरल्स होते हैं वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना बनते हैं, तो ये तो बात एकदम सही निकली, राइट। चलिए आगे भी देख लेते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द कलर। उसको पहचाना कैसे जाता है, तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दिखता कैसा है, कलर कैसा है, डेंसिटी कैसा है, हार्डनेस कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ओके। उसको सॉल्यूबल कर सकते हैं, मतलब पिघला सकते हैं कि नहीं पिघला सकते हैं। जैसे कि जो आयन है तो आयन को क्या आप पिघला सकते हो, नहीं पिघलता ना वो, उसको मतलब गर्म कर के ही क्या करना पड़ता है, शेप देना पड़ता है। जैसे कि गोल्ड हुआ तो गोल्ड को तो हम सॉल्यूबल कर सकते हैं, पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं, राइट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो टोटल जो है ना 3000 के
टोटल 3000 अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं। मिनरल्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेटालिक मिनरल और सेकंड होता है नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल भी जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। ओके, देखो तो मेटालिक मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि वो जो मेटल्स जो भी निकलेगा ज़मीन के अंदर से वो एकदम रॉ फॉर्म में होता है। ओके, और जो उसका सब्सटेंस होता है ज़मीन के अंदर से जो भी चीज़ निकलेगी ना वो हार्ड होगी, पत्थर की तरह होगी, एकदम हार्ड होगी, और उसे फिर हीट देके इलेक्ट्रिसिटी से ओके उसको मतलब जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको निखारा जाता है। जैसे कि आयरन ओर है, ठीक है, तो आयरन ओर भी देखो कितना हार्ड ही होगा ना, कॉमन सेंस की बात है। फिर उसको क्या करते हैं, हीट दे दे के उसे शेप देते हैं। फिर इसके बाद मैग्नीज है, बायोक्साइड है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स के। तो आपको याद रखना है जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनको गर्म कर करके शेप देना पड़ता है। ओके, चलो, मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस एंड नॉन फेरस, फेरस भी होते हैं एंड नॉन फेरस भी होते हैं। ओके, फेरस वो होंगे जिसके अंदर आयन होता है एंड नॉन फेरस वो होंगे जिसके अंदर आयन नहीं होता है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, ये सारा नॉन फेरस में आएगा। फेरस में क्या आएगा, आयन, मैग्नीज, आयन और क्रोमाइड्स। देखो अभी हम लोग ने क्रोमाइड्स के बारे में पढ़ा था कि क्रोमाइड जो है वो क्या है, नॉन फेरस है। तो नहीं, क्रोमाइड्स तो फेरस है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आयन होता है। ओके, तो वो भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे दिया है माइका के बारे में कि माइका क्या है, राइट। तो माइका कैसा है, नॉन मेटालिक है। तो जो सेकंड जो क्वेश्चन दिया था हमें माइका वाला, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो माइका है वो नॉन मेटालिक है और जो वो है क्या बोलते हैं क्रोमाइट्स है वो फेरस है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटालिक्स क्या होते हैं। मेटालिक जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस वो होते हैं जिसके अंदर आयन होता है जिसे गर्म करके शेप दिया जाता है, एंड नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप्स ईजिली दे पाते हैं। वो क्या करते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। जैसे कि देखो लाइमस्टोन, माइका, इसके बाद जिप्सम हो गया, इसके बाद जो कोल है, पेट्रोलियम है, वो भी कैसा है, नॉन मेटालिक, क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिनरल्स जो होते हैं ना 3 प्रकार से ज़मीन में से निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे, एक माइनिंग करके निकालेंगे। माइनिंग 2 प्रकार की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओके, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, ये 3 प्रकार से जो मिनरल्स है उसको निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। ओके, तो पढ़ लेते हैं कि माइनिंग क्या होता है। तो देखो जो प्रोसेस है ना, मिनरल्स को निकालने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। ये तो बहुत ही ईजी है, राइट। मिनरल्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसको शैलो डेप्थ करके निकाला जाता है, मतलब कम ही खुदाई करके निकाला जाता है। ओके, उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब कि समझ लो एक लेयर से 10 किलोमीटर के अंदर ही आपका कोई मिनरल आपको मिल जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग, जिसको खोदने में ज़्यादा नहीं खोदा जाता है। ओके, अब देखो शैफ्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें डीप बोर्स करने पड़ते हैं। आपका जो मिनरल्स है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत लंबी, बहुत डीप खुदाई करनी पड़ती है, उसे कहा जाता है शैफ्ट माइनिंग। ओके, इसके बाद ड्रिलिंग किसे कहा जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैस है वो ज़मीन के बहुत अंदर, मतलब समुद्र के भी बहुत अंदर पाया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गहरी खुदाई करनी पड़ती है, उसे कहा जाएगा ड्रिलिंग। ओके, और मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज स्क्वेरिंग। अब कोई जो मिनरल्स होते हैं ना, जैसे कि मतलब ये मिट्टी है और इस मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं, मैं थोड़ा सा खुदाई किया और मिल गया। या तो जो हम लोग कुल्हाड़ी बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी, इस कुल्हाड़ी से भी खुदाई करके उस मिनरल्स को निकाल सकते हैं, उसे बोलेंगे क्वेरिंग। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आंसर्स भी आपको मिल गया होगा। और एक और है
मिनरल्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इसका भी दिया था, उसको जाने दो क्योंकि डाउनलोड ही नहीं हो पाएगा। तो जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं क्योंकि उसको हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको बनने में हज़ारों साल लाखों साल लगते हैं और वो नेचुरली बनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंसानों के हाथ में है इंसान बना लेंगे, तो हमें उन्हें सोच समझ के ख़त्म करना चाहिए। ओके, अब आपको इसके आंसर्स जो है ना वो इजीली मिल जाएंगे। चलिए देखो, मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। हाँ, क्योंकि वो नेचुरली बनते हैं इंसान की हेल्प के बिना, तो ये सही है। माइका एंड क्रोमाइट आर नॉन फेरस मिनरल। नहीं, माइका तो नॉन मेटालिक है एंड क्रोमाइट जो है वो फेरस है, इसमें लोहा होता है। नॉन फेरस का मतलब है कि इसमें लोहा नहीं होता, तो ये दोनों अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। मिनरल्स के बारे में ये सही नहीं है। ठीक है, मिनरल्स लाइंग एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट थ्रू ओपन कास्ट माइनिंग। यस, अगर थोड़ी सी ही गहराई में है, शैलो डेप्थ में है, तो उसे ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू निकाला जा सकता है, तो ये तो सही है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स को हम लोग वापस से नहीं बना सकते हैं, तो फर्स्ट A1 इज़ करेक्ट, ACD। तो ACD कौन सा है, मतलब कि फोर्थ वाला जो है वो सही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम में मिनरल्स का रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आता भी है तो आप इजीली कर पाओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, इतना तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। मैच द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, तो आपको इसे मैच करना है, जो कि आप कॉमन सेंस की हेल्प से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्लोरा, फोना एंड द माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं। टेक्सचर एंड द कलर ऑफ सॉइल, रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल, थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल या वेदरिंग। तो देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो मरे हुए पेड़ पौधे गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमस को बनाते हैं। राइट, तो सॉइल में जब ये सारे गिर जाते हैं तो रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, ए का सेकंड इसमें दिया है और ए का सेकंड इसमें, मतलब फर्स्ट और फोर्थ ही हमारा आंसर सही होने वाला है, ये दो हमारा हो जाएगा गलत। चलिए, इसके बाद पेरेंट लॉ का समझ लो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्लाइमेट में आ जाता है। क्लाइमेट का आंसर क्या आ जाएगा, वेदरिंग। सी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो सी का फोर्थ देख लो किस में दिया है भाई, इसमें सी का फोर्थ, सी का थर्ड दिया, इसमें सी का फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, पेरेंट रॉक का मतलब होता है कि इसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, और टाइम टू टाइम क्या होता है, सॉइल का जो थिकनेस होता है वो इंक्रीज होता है। सॉइल जो है ना टाइम टू टाइम मोटी होने लग जाती है, जैसे इंसान में धीरे धीरे मोटा होने लगा है ना, वैसे ही। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब इस मेथड के थ्रू एग्जाम में मैच द फॉलोइंग अगर आता है तो कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक दो के ही आंसर पता है, सारे आंसर नहीं पता है, तो आप ऐसे टिक लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the advantageous aspects of natural gas as a conventional source of energy? परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मुझे मिला था। एडवांटेजेस बताने हैं आपको किसके, नेचुरल गैस के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा आप मोबाइल को टेढ़ा मेढ़ा कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए नेचुरल गैस का एडवांटेज ये रहा, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन में ईजिली क्या हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। ऑयल एंड कोयले के कंपैरिजन में नेचुरल गैस जो होती है क्लीन होती है, और चीपर देन ऑयल, एंड ऑयल के कंपैरिजन में सस्ती भी होती है। यही इसका क्या है, एडवांटेज है। ओके, ये डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आ जाए, कोल के बारे में आ जाए। ओके, तो आई होप आपको इसका आंसर तो मिल ही गया होगा। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। सो एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजियर टू
transport through the pipeline? Yes. It is cleaner than oil and coal? Yes. It is distributed evenly across the globe? गलत है, राइट। ऐसा तो हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब ए और बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। देखा, तो आपके पास नॉलेज होगा ना, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है आप इजीली पता लगा सकते हो। चलिए अब देखते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद जो है ना, ये 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का टॉपिक है, ओके। और इसमें बताया गया है कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स presented through simple dialogues, ideas that describe about individual soul and the universal soul। तो देखिए इसका जो आंसर है, आप जब ये पैराग्राफ, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ओके। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन उपनिषद। तो उपनिषद में क्या है, अगर हम उपनिषद की बात करें तो उसमें बहुत सारे क्या लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे कल्चर के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रेयर की, जैसे कि जो बुद्धा है उन्होंने भी ज्ञान की प्राप्ति की, और बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को उन्होंने क्या किया, ढूंढने की कोशिश की, ओके। सॉरी। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जानना चाहते थे कि डेथ के बाद लाइफ का क्या होता है, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जानना चाहते थे कि सैक्रिफाइस, मतलब कि जो यज्ञ करवाया जाता है वो क्यों करते थे लोग, ओके। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि felt that there was something permanent in the universe that would last even after death। सब कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि मरने के बाद भी हम तो ख़त्म हो जाते हैं, बट ये यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जो यहीं रह जाता है, ओके। इसके बाद दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा। तो उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि हमारा बॉडी मर जाता है, बट जो आत्मा है ना वो कभी नहीं मरती, वो यूनिवर्स में परमानेंटली रहती है, ओके। और उसी आत्मा को उन्होंने इंडिविजुअल सोल बताया, ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल बताया, मतलब कि जो हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था वो सही है, राइट। इसके बाद देखिए मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद में ना बहुत सारे आइडियाज़ लिखे गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। बड़े बड़े जो महासंत लोग थे, साधु संत लोग थे, उन्होंने जो बताया था उसके बारे में उस उपनिषद में लिखा हुआ है। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड sitting near, and the text contains conversation between the conversation between the teachers and the students। तो उपनिषद एक्चुअली में रहता क्या था कि लोगों की बातें होती थी, दो लोग बैठ के, भले ही फिर वो टीचर और स्टूडेंट भी हो सकता है, तो वो अपने आइडियाज़ को क्या करते थे, शेयर करते थे, ओके। तो आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को क्या करते थे, प्रेजेंट करते थे। तो आपको आपका आंसर जो है मिल चुका है, ओके। तो देखो कन्वर्जेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यस। उपनिषद में दो लोगों की बातें लिखी है, भले ही फिर वो टीचर स्टूडेंट हो या गुरु चेला हो, ओके। और उसको सिंपल डायलॉग में प्रेजेंट किया गया है, ये भी सही है। और उसमें डिस्क्राइब किया गया है इंडिविजुअल सोल एंड यूनिवर्सल सोल के बारे में। तो ए बी सी सारा ही सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आई होप को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि टारगेट है मेरा 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। तो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करने में आप लोगों की मुझे बहुत सारी मदद की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करें, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टडी एंड डिफ्रेंशिएट द स्केलेटल रिमेन्स ऑफ अ मैन फ्रॉम अ वुमेन वी मस्ट रिले ऑन। मतलब कि देखिए, अगर हमको किसी का स्केलेटन मिला हुआ है ज़मीन के अंदर से, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैन का है या वुमेन का है। तो ये भी 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ओके। तो देखो ज्वेलरी वॉन एज दे इंडिकेट अ वुमेन, मतलब अगर समझ लो स्केलेटन है और उसमें ज्वेलरी पहनी हुई है,
तो क्या वो वुमेन की है, ऐसा हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। या जो बोन स्ट्रक्चर है एज अ लार्ज हिप इंडिकेट्स अ वुमेन, बोन हम लोग हड्डियों का ढांचा देख कर पता लगा सकते हैं, क्योंकि हड्डियों का ढांचा में जो हिप होता है औरतों का वो बड़ा होता है, तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। या बोन स्ट्रक्चर एज अ लार्ज हिप इंडिकेटर अ मैन, तो बोन का स्ट्रक्चर देख के ही, क्योंकि हिप जो मैन होता है उसका हिप भी बड़ा होता है, तो उसको देख के हम लोग पता लगाएंगे। या फिर जो लास्ट में जो भी मतलब जो वो मिला है स्केलेटन जो मिला है, तो उसके आसपास में अगर वेपन रखा है तब हम लोग पहचानेंगे कि वो मैन है। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा जब आप देखोगे इसका। ऐसा क्यों हो जाता है? जब आप देखोगे उसका फुल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने बहुत अच्छा दिया गया है। ओके, 7th की हिस्ट्री में सिर्फ मुगलों के बारे में दिया है एंड 8th की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो मेरा पढ़ना बाकी है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा व्हाट स्केलेटल स्टडीज़ टेल अस। स्केलेटल की जो पढ़ाई है वो हमें क्या बताती है, देखो। It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl, a boy. ठीक है, तो अगर कोई बच्चा का अगर आपको स्केलेटन मिल रहा है तो आप वो स्मॉल साइज़ का ही होगा, हड्डियाँ भी स्मॉल ही होंगी, तो उस टाइम पे आप नहीं पहचान सकते कि गर्ल है कि बॉय है। ओके, बट कैन यू मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट अ मैन और वुमेन। पर जो वो मैन और वुमेन है ना, तो आप उसका ढांचा को देखकर पहचान सकते हो कि ये आदमी का है कि औरत का। पर बच्चे में आप पता नहीं लगा सकते हो। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ उनका जो ढांचा होता है वो सेम ही होता है। Sometimes people decide on the basis of what is found that skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that a woman. तो अगर लाश के अगर जो स्केलेटन है उसके पास में ज्वेलरी मिलती है तो ऐसा सोचते हैं वो लोग कुछ टाइम के लिए कि वह वुमेन हो सकती है, एक महिला हो सकती है। बट देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, ऑफन मैन ऑल्सो वर ऑर्नामेंट्स। पर उस टाइम पे मैन लोग भी तो ऑर्नामेंट पहनते थे, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि वो एक महिला थी या एक आदमी था। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। A better way of figuring out a sex of a skeleton is to look at the bone structure. अगर हम बोन के स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि वो लड़की है कि लड़का है। कैसे? क्योंकि जो हिप वाला एरिया होता है ना वुमेन का, वो जनरली लार्ज होता है, एनेबल चाइल्ड बियरिंग। जब क्योंकि एक जो लेडी होती है जब एक बच्चे को पैदा करती है ना, तो उसके बाद जो उनका हिप वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन का चौड़ा नहीं रहता, औरतों का चौड़ा होता है। तो उस हड्डी के स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हो कि वो मैन है या वुमेन है। ओके, दिस distinctions are based on the modern skeletal studies. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charaka Samhita. There he states that the human body has 360 bones. This is a much larger number than the 200 bones that are recognized in modern anatomy. Charaka arrived at this figure by counting the teeth, अच्छा joints and the cartilage. तो देखो उन्होंने कितना बोला कि 360 बोन्स होते हैं, पर उन्होंने क्या किया उसके अंदर उन्होंने दांतों को भी काउंट किया है, जॉइंट्स को भी काउंट किया है, कैटिलेज को भी काउंट किया हुआ है। तो हमको तो हमारा आंसर मिल चुका है, तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखिए ज्वेलरी वॉन एज द इंडिकेट अ वुमेन, गलत, क्योंकि मैन भी ज्वेलरी पहनते थे। बोन स्ट्रक्चर एज अ लार्ज हिप इंडिकेट्स अ वुमेन, ये सही है। बोन स्ट्रक्चर अगर आदमी का बोन हिप जो है बड़ा है तो ये तो गलत है ना, वो तो मैन नहीं हो सकता, वो वुमेन ही होगी। ओके, और मैन के आसपास वेपन मिलते हैं तो वो मैन है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि अगर हिप बड़ा है तो वो वुमेन है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए अब देखते हैं 47 वाला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अकबरनामा
अकबरनामा के अकॉर्डिंग सूबेदार का मतलब क्या होता है? सूबेदार का कार्यभार क्या होता है? राजनीतिक और सैनिक कार्य, राजनीतिक और वित्तीय कार्य, केवल राजनीतिक कार्य, केवल धार्मिक कार्य? ये भी आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, ये रहा क्लोज लुक अकबर्स पॉलिसी। चलिए देख लेते हैं। A broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by अबुल फजल इन हिज बुक अकबरनामा। तो अकबरनामा लिखा किसने था भाई? अबुल फजल ने लिखा था। ये भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। ओके, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ आइने मकबरी। चलिए देखते हैं। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द empire was divided into provinces called subas, okay, and governed by the subedar, who carried out both political and military functions. Each province also had a financial officer. देखो, हर एक पहले के टाइम पे क्या होता था, स्टेट्स को वो लोग ना प्रोविंस बोलते थे। ओके, तो हर एक स्टेट का क्या होता था, अलग एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जिसे मुग़ल लैंग्वेज में दीवान कहा जाता था। ओके, और इनका काम क्या होता था? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड द ऑर्डर इन हिज प्रोविंस। अपने मतलब जो स्टेट है उसमें शांति बरकरार रखनी है और एक मेंटेनेंस बरकरार रखनी है। ओके, तो सूबेदार का काम क्या होता था? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस को मैनेज करना। तो आंसर तो हमें मिल गया। क्या है इसका आंसर? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। क्या है? पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, डाउनलोड हो जा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। ओके, ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। जो ऑस्ट्रिच है वो पैलियोलिथिक पीरियड में पाया गए थे। और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स शैल विथ इंग्रेविंग हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र। और बहुत सारे ऑस्ट्रिच के अंडे भी पाए गए थे, जो उसके शैल है ना वो पाए गए थे, और वो महाराष्ट्र में आज भी रखा हुआ है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा ऑस्ट्रिच इन इंडिया। ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। मतलब फर्स्ट वाला तो हमारा सही हो चुका, राइट, ए वाला सही है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र। मतलब बी भी सही है। डिज़ाइंस वर engraved of some pieces while bits were also made out of them। ठीक है, तो आंसर हमें मिल चुका है कि ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, ए और बी को देख लेते हैं कहाँ पर है हमारे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर दैन द रेट ऑफ विच द ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स। तो जैसे कि मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उसे हम लोग वापस से रिन्यू नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और जिस प्रकार से हम इसका कंजप्शन कर रहे हैं ना, उस जिस स्पीड में कर रहे हैं ना, उसकी दुगनी स्लो रफ्तार में ये बनते हैं। ओके, हम लोग बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं और ये बहुत कम रेट में बन रहे हैं। अब सोच सकते हो साल मतलब कि 1000 साल लग रहे हैं, मतलब बहुत टाइम लगता है इनको बनने में। तो हमें इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज
अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड। तो रिसाइकलिंग के वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मेथड जो होगा, इस प्रकार से हम हमारे मिनरल्स को सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करने में मेरी सहायता कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस चाहते हैं, क्वेश्चन प्लस NCERT एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ऐसे ही चाहिए एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज़ मैं आपको डायरेक्ट PYQ सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।